तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 4 ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। एक्चुअली 2 नहीं 4 यार, ठीक है। ये चौथा लेक्चर आपका यूनिट एंड डायमेंशन का। तो सो प्लीज़ आप लोग से सारा रिक्वेस्ट है दोस्तों मेरा कि आप जाइए प्रीवियस जितना भी लेक्चर है, लेक्चर 3 लेक्चर होगा यूनिट एंड डायमेंशन इस चैप्टर में दोस्तों। और इस चैप्टर में मैंने कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम दिया था, आप लोग वो सारा कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ये चैप्टर देखना, ठीक है। वैसे तो ये चैप्टर कोई चैप्टर नहीं बोला जा सकता है इसको, ये कोई प्रॉपर चैप्टर नहीं है दोस्तों। बस इस चैप्टर में आपको ये सीखना है कि यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे निकालते हैं एंड डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे निकालते हैं। इसके अबाउट मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन दे चुका हूँ दोस्तों। आप लोग सारे लोग ये सब क्वेश्चन किए भी होंगे, ठीक है। तो चलो इसमें हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैप्टर में जो फिजिकल क्वांटिटी आएगा, जो आपका फॉर्मूला आएगा, उस पर आपको बिल्कुल याद नहीं हो रहा तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है दोस्तों। अगर याद हो जाए तो ठीक है, अगर याद नहीं होना तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे सपोज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपके मन में क्वेश्चन आ गया सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अरे अगर नहीं समझ पा रहे हो, मैं वैसे समझाऊंगा एक बार, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आप लोग को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप सेपरेटली पढ़ोगे चैप्टर्स में, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, ध्यान में बस ये रखना है कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आप जिस पर्पस इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, क्या वो पर्पस आप सीखे या नहीं सीखे, क्या आपको यूनिट निकालना आया, क्या आपको डायमेंशन निकालना आया, ठीक है। बस आपको यहाँ पे यही चीज़ सीखना है इस चैप्टर में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा बेसिक मैथमेटिक्स, सब लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिजिक्स के और अदर मैकेनिक्स में घुसने वाले हैं। तो बिल्कुल टेंशन मत लो यार, स्टे ट्यून्ड विथ मी, एकदम रिलैक्स रहो, काम रहो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक होता है ये, और ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, इससे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में IIT में क्वेश्चन पूछा जाता है और JEE मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और इससे क्वेश्चन आपका नीट में भी आता है। बट जरूरी नहीं कि इस चैप्टर में ही आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, नहीं, ये जरूरी नहीं है एक्चुअली। जैसे जैसे आप फिजिकल क्वांटिटी को समझने लगोगे, यूनिट एंड डायमेंशन आपके लिए यूं ईजी हो जाए, यूं। क्योंकि अभी देखो, अभी बात ये है ना कि अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये समझाऊं, ये तो मीनिंगलेस होगा ना यार। अभी झूठ मूठ आपको कंफ्यूज हो जाओगे यार। अभी मैं आपको समझाऊंगा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तो आप झूठ मूठ कंफ्यूज होइएगा। अभी समझाने से कुछ फायदा नहीं है। अभी बस आप इसका डायमेंशन निकालना सीखो, अगर हो जाता तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जो प्रोसेस में आपको बताऊँ बस वो प्रोसेस को फॉलो करो, डायमेंशन निकालना सीखो। होता है तो गुड, नहीं होता है तो ट्राई करो, परेशान मत होना, नहीं हुआ तो छोड़ दो। जब लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे जब से मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े, उसमें परमिटिविटी आया, तो वहां पे मैं आपको परमिटिविटी बताऊंगा दोस्तों, उसका यूनिट डायमेंशन सब निकाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। वो बस वहां पे 30-40 सेकंड में ये सब सारा काम हो जाता है। भले ही क्योंकि पहला चैप्टर है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि नहीं सब चीज़ अच्छे से करो। इस चैप्टर में जितना कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। जो नहीं हो रहा है बिल्कुल परेशान मत हो यार, ये चैप्टर उस तरीके से नहीं है। बहुत सारे जैसे आप जाओगे कंपटीशन वाले बैच में, वहां पर ये चैप्टर पढ़ाया ही नहीं जाएगा आपको चैप्टर पढ़ाने से कोई फायदा ही नहीं है दोस्तों। इस चैप्टर का सारा थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर में आ ही जाता है यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए। तो सो प्लीज़ बिना टेंशन लिए आप यहाँ देखेंगे बोर्ड पे, ठीक है। अब लोग अब अपने लेक्चर के नेक्स्ट प्रॉब पर आते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम आपको क्या बताए थे दोस्तों कि हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में, किसमें दोस्तों, यूनिट एंड डायमेंशंस में हम लोग है ना डिफरेंट इक्वेशन में बताए थे कि हर टर्म का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों, सेम होता है। तो हर टर्म में जो भी अननोन्स था उसका हम लोग डायमेंशन या यूनिट निकाले थे। मैं आपको वही पॉइंट को लिख दे रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी इक्वेशन में, किसी भी फिजिकल रिलेशन वाले इक्वेशन में दोस्तों, हर टर्म्स का यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोला था, इन एनी इक्वेशन, ठीक है दोस्तों, डायमेंशन ऑफ इच टर्म इज सेम। ये बात आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो जैसे मैं सिंबलिटी की फॉर्म में बताने की कोशिश करता हूँ, A+B = C+D, इस तरह कोई है ABC, कोई आपका एक्सप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्त। तो आपको क्या बोला गया कि डायमेंशन ऑफ A बराबर डायमेंशन ऑफ B बराबर डायमेंशन ऑफ C होगा और बराबर डायमेंशन ऑफ D होगा, ठीक है। जैसे सपोज ये हुआ इसका मतलब दोस्तों,
डायमेंशन ऑफ ए बराबर डायमेंशन ऑफ बी बराबर डायमेंशन ऑफ सी बराबर डायमेंशन ऑफ डी। क्या कहने का मतलब हुआ दोस्तों, डायमेंशन ऑफ ए बराबर क्या होगा, बराबर डायमेंशन ऑफ बी बराबर डायमेंशन ऑफ सी बराबर डायमेंशन ऑफ डी। बस मेरा इस पॉइंट में कहने का मतलब यही है दोस्तों, ठीक है। अच्छा अगला देखो, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, इन एनी इक्वेशन डायमेंशन ऑफ LHS बराबर होगा दोस्तों डायमेंशन ऑफ RHS। ठीक है दोस्तों, डायमेंशन ऑफ LHS बराबर क्या होता है, डायमेंशन ऑफ RHS। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब LHS का डायमेंशन कुछ और होगा और RHS का डायमेंशन कुछ और होगा। जैसे सपोज करो कि जैसे कहीं पे लिखा हुआ है A बराबर B, इस तरह से कुछ इक्वेशन है, तो A का जो डायमेंशन होगा वही किसका होगा, B का डायमेंशन होगा दोस्तों। जो A का डायमेंशन होगा वही B का डायमेंशन होगा। मान लो कहीं पे लिखा हो y इक्वल टू A साइन ओमेगा t माइनस KX, इस फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, तो मेरे कहने का बस मतलब इतना है, जो y का डायमेंशन होगा दोस्तों वही इस पूरे का डायमेंशन होगा। ये पूरा एक टर्म है ना, अरे A साइन ऑफ समथिंग एक टर्म्स हुआ, ठीक है, तो जो y का डायमेंशन होगा वही क्या होगा, A साइन ओमेगा t माइनस KX का डायमेंशन होगा। ठीक है, अच्छा कुछ इसमें मैं और आपको बता दूं, जैसे देखो डायमेंशन ऑफ ए बराबर क्या लिखो, डायमेंशन ऑफ बी, यहाँ पे लिखे डायमेंशन ऑफ, कहीं पे मान लो कोई इक्वेशन है जिसमें ए बराबर बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों, डायमेंशन ऑफ ए बराबर क्या हो गया दोस्तों, डायमेंशन ऑफ बी। देखो मान लो ए का डायमेंशन है m पे पावर a ले रहा हूं, ठीक है, l पे पावर b ले रहा हूं, ठीक है, और t पे पावर c ले रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, वैसे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्या ले रहा हूं दोस्तों, m पे पावर a, ठीक है, l पे पावर b तो t पे पावर c बराबर डायमेंशन ऑफ b में मैं क्या ले रहा हूं दोस्तों, m पे पावर d है ना, l पे पावर e और t पे पावर f। ठीक है, आप जानते हैं दोनों का डायमेंशन सेम होगा। मान लो कि a का डायमेंशन ये है और b का डायमेंशन ये है, b का डायमेंशन ये है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों सेम कब होगा, जब पावर ऑफ m इन LHS बराबर पावर ऑफ m इन RHS होगा दोस्तों। मतलब क्या हुआ, पावर ऑफ m पे जो पावर है LHS में और m पे पावर जो है RHS में, दोनों सेम होगा। जैसे a बराबर d होगा, ठीक है, देखो पावर एट l इन LHS बराबर पावर एट l इन RHS सेम होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे b l पे पावर क्या है b, और RHS में l पे पावर कितना है दोस्तों e, b बराबर ही होना चाहिए। उसी तरह क्या होना चाहिए आप बता दो, t पावर c है तो c बराबर कितना हो जाएगा, इधर कितना t पावर f है। ठीक है, तो इस की पॉइंट को याद रखिएगा, आगे मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, बस अभी आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, आगे देखना, अगर नहीं आया समझ तो क्वेश्चंस में यूज होगा, वहां पे आप बहुत इजी समझ जाओगे यार, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। स्टे ट्यून्ड विथ मी दोस्तों, और ये लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर है डायमेंशंस का। ठीक है, इससे ज्यादा डायमेंशन में पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, टाइम का बर्बादी है यार। इस चैप्टर को हो सकता है मैं आपको बहुत लंबा करके पढ़ा दूं, बहुत सारा क्वेश्चन करा दूं, बट कोई नहीं होगा, ये कुछ फायदा नहीं होगा दोस्तों इससे आपको। ठीक है, आगे आप इस चैप्टर को यूं अपने आप फेंकना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे सिर्फ वो क्या सीखना है, प्रोसेस। क्या सीखना है दोस्तों, प्रोसेस। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों जो आपको याद रखना है, एक ये हो गया, दूसरा अच्छा एक चीज याद रखना है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन है ना, एंड सब्सट्रैक्शन दोस्तों। ऑलवेज डन विथ सेम डायमेंशन, बिटवीन सेम डायमेंशन लिखो, बिटवीन सेम डायमेंशन और यूनिट। मैं सिर्फ बात डायमेंशन का कर रहा हूं, यहाँ पे किसका बात कर रहा हूं, डायमेंशन का, इसलिए दोस्तों डायमेंशन ऑलवेज विथ सेम डायमेंशन, आपको ये याद रखना है। ठीक है, देखो क्या हुआ इसका मतलब, जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा दोस्तों, जब भी एडिशन या कहीं पर भी किसी भी इक्वेशन में मान लो पावर में एडिशन हो रहा है या कहीं भी एडिशन हो रहा है दोस्तों, तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमेशा सेम डायमेंशन में होता है। किसमें होता है दोस्तों, हमेशा सेम डायमेंशन में होता है। जैसे सपोज करो y इक्वल टू दिया हुआ दोस्तों a साइन ओमेगा t माइनस KX, ये कुछ है। देखो यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन कहां पे हो रहा है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन
इसमें यहां पर हो रहा है दोस्तों, तो याद रखना इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा। नहीं समझ में आया? इसका जो डायमेंशन होगा दोस्तों वही इसका डायमेंशन होगा, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन हमेशा किसमें होता है? सेम डायरेक्शन में। कहीं पे लिखा हुआ है, सपोज करो v बराबर a इंटू ई रेस्ट की पावर माइनस के एक्स प्लस सी। क्या लिखा हुआ है? माइनस के एक्स प्लस सी। तो याद रखना यहां पर जो ये एडिशन और एडिशन है दोस्तों, एडिशन में सेम डायमेंशन में होता है, तो जो के एक्स का डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा? सी का। जो के एक्स का डायमेंशन होगा दोस्तों वही क्या होगा? सी का डायमेंशन होगा। तो हमेशा याद रखिएगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमेशा सेम डायमेंशन में होता है, हमेशा सेम डायमेंशन में होता है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हमेशा सेम डायमेंशन में होता है। ये सारे पॉइंट को अच्छे से याद रख लो, बाकी सारे क्वेश्चन में आपको यही सीखना था। अब इसी का यूज करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। आपका यूनिट एंड डायमेंशन लगभग खत्म हो गया, थोड़ा सा एप्लीकेशन की तरफ देखेंगे, थोड़ा लिमिटेशन इसका क्या है उसको हम लोग देखेंगे। सो प्लीज बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, स्टे ट्यून विथ मी। आपको बहुत ये चैप्टर बहुत ही इजी लगने वाला है दोस्तों, बहुत ही क्या लगने वाला है? इजी, हलवा टाइप का चैप्टर लगेगा यार। ये कैसा लगेगा? हलवा टाइप का। इसलिए सो प्लीज बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है दोस्तों आप लोग को। चलो जैसे सपोज करो मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। यहां पे सपोज करो एक क्वेश्चन क्या है दोस्तों, y इक्वल टू आपको दिया हुआ है a साइन 80 प्लस सी एक्स। ठीक है दोस्तों, 80 प्लस 80 मतलब यहाँ पे a मतलब b लो, bt प्लस सी एक्स, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा फाइंड डायमेंशन ऑफ आपसे फाइंड डायमेंशन ऑफ, अच्छा ये y मतलब v ले लो, क्या ले लो? v, आपको तो फायदा होगा। फाइंड डायमेंशन ऑफ b अपॉन c एंड a, इसका डायमेंशन निकालना। और आपको यहां पे दिया हुआ v जो है बेटा वो क्या है? इस वेलोसिटी है या स्पीड लिख लो, v क्या है? स्पीड है। और आपका t क्या है दोस्तों? टाइम है। t क्या है? यहां पर टाइम है। और x क्या है दोस्तों? डिस्टेंस है। x क्या है दोस्तों? डिस्टेंस। ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है दोस्तों? गिवन है। देखो v टाइम दिया हुआ है, v स्पीड दिया हुआ है, t टाइम है और x क्या है? डिस्टेंस है। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ b अपॉन c एंड a। आप जानते हैं कि देखो सॉल्यूशन देखो इसका अच्छे से देखो, सॉल्यूशन v बराबर कितना है दोस्तों? a साइन bt प्लस सी एक्स। क्या है? v बराबर a साइन bt प्लस सी एक्स। आप अभी तक क्या सीखे हैं कि डायमेंशन ऑफ LHS बराबर क्या होगा? डायमेंशन ऑफ RHS होगा कि नहीं होगा? ओके। और आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता है दोस्तों, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो देखो यहां से आप बता सकते हैं डायमेंशन ऑफ v बराबर क्या होगा? डायमेंशन ऑफ a होगा या नहीं होगा? तो देखो डायमेंशन ऑफ v क्या होता है? LT माइनस 1 बराबर क्या होगा? डायमेंशन ऑफ a। तो a का डायमेंशन क्या होगा? LT माइनस 1। क्या मेरी बातें क्लियर है? बोलो बोलो, LT माइनस 1। अब अगला देखो b और c का निकालना है। आप क्या जानते हैं दोस्तों? देखो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। और ये एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो चलो वो बात नहीं है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन कुछ है ना, एडिशन है, तो एडिशन हमेशा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सेम डायमेंशन में। क्या होना चाहिए दोस्तों? सेम डायमेंशन। तो आप यहां से बोल सकते हैं ना डायमेंशन ऑफ BT बराबर क्या होगा दोस्त? डायमेंशन ऑफ CX होगा या नहीं होगा? तो आप यहां से बोल दो BT का डायमेंशन बराबर CX का डायमेंशन। तो डायमेंशनली हम काम कर रहे हैं। देखो BT बराबर क्या होगा दोस्त? CX होगा कि डायमेंशनली? किस में बात कर रहे हैं? डायमेंशंस में बात कर रहे हैं। ये इक्वल है डायमेंशंस में, एक्चुअली में ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। किस में इक्वल है? डायमेंशंस में। देखो BT बराबर CX होगा, तो देखो B अपॉन C बराबर कितना हो गया दोस्तों? X अपॉन T हुआ या नहीं हुआ? बोलो बोलो, X अपॉन T। तो B अपॉन C का डायमेंशन चाहिए आपको। B अपॉन C का क्या चाहिए दोस्तों? डायमेंशन। और देखो X का डायमेंशन क्या होता है? L, और T का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों? T। तो कितना हो गया? LT माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ B बाई C। देखो B बाई C का डायमेंशन आ गया आपका। यही क्वेश्चन था आपके लिए,
ठीक है, तो क्या ये अच्छे से क्लियर है? अगर क्लियर नहीं हुआ दोस्तों तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम करके पूछो, कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट पूछिए। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पॉज करके सोचिए कैसे किए हैं हम, बिल्कुल इजी चीज है यार, मुझे शर्म आ रहा है पढ़ाने में। सो प्लीज, बहुत ही इजी चीज है ये सब, इस सब में कुछ है ही नहीं, फर्जी है पूरा का पूरा। क्या दोस्तों? फर्जी। चलो नोट डाउन करो फास्ट। हेलो दोस्तों, अगला जो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं वो क्या सुनिएगा, वो क्वेश्चंस ये है कि कहीं प्रेशर, क्वेश्चन क्या है? प्रेशर, प्रेशर इज गिवन एज P बराबर दोस्तों दिया हुआ P नॉट ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रेशर बराबर P नॉट ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। आपसे जब फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ अल्फा, आपसे ये पूछा है, सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा। स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, पहले क्या करो, खुद से ट्राई करो, आपसे हो जाएगा। अगर नहीं होता तो यहां देखो सब, देखो आपके पास क्या प्रेशर बराबर क्या है दोस्तों, P नॉट ई रेस टू पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। आपको डायमेंशन किसका चाहिए? अल्फा का। किसका चाहिए दोस्तों? अल्फा का चाहिए। और आप जानते हो क्या हो कि डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS होता है। ठीक है, और एक्सपोनेंट वाले टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता दोस्त, ये ई रेस टू पावर समथिंग का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ई रेस टू पावर समथिंग का कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो इसलिए याद रखना इस टर्म का कोई डायमेंशन नहीं है। कोई डायमेंशन नहीं मतलब कितना हुआ डायमेंशन इसका, एम नॉट एल नॉट टी नॉट, या इसको सिंपल 1 लिख सकते हो। कोई डायमेंशन मतलब 1, कोई डायमेंशन नहीं मतलब 1 होगा। ठीक है, P बराबर P नॉट। अच्छा देखो, डायमेंशन ऑफ P बराबर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ P नॉट ना, तो P नॉट का तो डायमेंशन आ गया आपको। बट अपना क्वेश्चन ये नहीं है, अपना क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा। तो अल्फा का डायमेंशन निकालने के लिए देखो इस टर्म में कोई डायमेंशन नहीं, अब अल्फा पे आते हैं, किस पे आते हैं दोस्तों, अल्फा टी स्क्वायर पे आते हैं। ठीक है, देखो किसी भी नंबर पे एक्सपोनेंट एक्चुअली एक नंबर होता है। क्या होता है दोस्तों, एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट ई के बारे में बता दूं, ये एक नंबर है जिसका वैल्यू होता है 2.71। क्या होता है दोस्तों, ये एक नंबर है जिसका वैल्यू कितना होता है 2.71। जैसे पाई का वैल्यू होता है ना आपका 3.14, उसी तरह ई का वैल्यू होता है 2.71। आप आगे पढ़ोगे मैथमेटिक्स में दोस्तों। ठीक है, ई का वैल्यू कितना होता है, लॉगरिथम में हम लोग के लिए ई एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ई एक नंबर है, तो किसी भी नंबर है पावर समथिंग, तो इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। अच्छा, पावर, किसी भी नंबर पे जो पावर होता है दोस्तों वो भी एक नंबर ही होता है ना। किसी भी नंबर पे आप पावर डालोगे तो वो भी एक नंबर होता है, वो भी क्या होता है, एक नंबर होता है, नंबरिकल वैल्यू होता है दोस्तों। 2, 4, 2.5, 2.5, 2.6, 3.8, 1/2, 1/4, इसी तरह का कुछ नंबर होगा ये भी। तो नंबर्स का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है दोस्तों। तो देखो डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, माइनस का कोई मतलब नहीं है डायमेंशन में। डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, नो डायमेंशन मतलब एम नॉट एल नॉट और टी नॉट। जैसे इसको डायरेक्ट आप 1 भी लिख सकते हो, नो डायमेंशन को डायरेक्ट 1 लिख लेंगे हम लोग अब से। ठीक है, देखो तो देखो अल्फा टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 हुआ दोस्तों। तो अल्फा बराबर कितना हो गया, 1/t स्क्वायर। अब टी का डायमेंशन पुट करो तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/T का स्क्वायर। तो देखो अल्फा का डायमेंशन क्या हो गया दोस्तों, t पे पावर -2, या इसको आप एम नॉट एल नॉट टी पे पावर -2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अल्फा का डायमेंशन ये हो गया। अच्छा, यूनिट बोलोगे तो कितना होगा, सेकंड का स्क्वायर, सॉरी पर सेकंड का स्क्वायर, पर सेकंड का स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है दोस्तों, बोलो बोलो। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं इस पे। चलो एक और देखो, जैसे आपको कहीं पर दिया हुआ दोस्तों y बराबर दिया हुआ दोस्तों a ई रेस टू द पावर kx माइनस ओमेगा टी। क्या दे रखा है दोस्तों, kx माइनस ओमेगा टी। आपसे पूछा फाइंड डायमेंशन ऑफ k बाई ओमेगा। क्या पूछा, k बाई ओमेगा। इफ आपको बोल रखा है कि x जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, डिस्टेंस को। एंड t जो है बेटा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। और y जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? चलो खुद से पहले कोशिश करो k बाई ओमेगा का डायमेंशन निकालो। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो, k बाई ओमेगा का डायमेंशन खुद से निकालो। चलो अब यहां पे देखो दोस्तों, सॉल्यूशन देखिए, जिसका हो गया तो अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ देखिए।
आप जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं आप कि देखो इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट तो यहाँ पे यूज नहीं होगा। कंसेप्ट कौन सा यूज होगा, देखो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है ना, तो डायमेंशन ऑफ के एक्स बराबर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी होगा ही नहीं होगा। तो आपको क्या याद रखना है, डायमेंशन ऑफ क्या यूज करना, डायमेंशन ऑफ के एक्स बराबर क्या होगा दोस्तों, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी। तो आप जानते हैं के एक्स बराबर क्या हो गया, डायमेंशन टर्म में लिख रहा हूं मैं ओमेगा टी, तो के बाई ओमेगा बराबर क्या हो गया दोस्तों, टी अपॉन एक्स। तो देखो दोस्तों टी अपॉन एक्स, तो डायमेंशन फॉर्म में लिखोगे तो टी अपॉन क्या है ये एल, तो कितना हो गया टी इंटू एल माइनस 1। शायद इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या, देख लेना एक बार, चेक कर लेना इससे पहले वाले क्वेश्चन को, वहां पे ओमेगा टी माइनस के एक्स का कुछ टर्म था, वहां पे एक बार चेक करना तो क्या किए थे हम लोग, ठीक है। क्योंकि वीडियो शूट हो गया, मैं यहाँ से मिटा चुका, तो मैं चेक नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा देख ले, कैलकुलेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे इधर उधर हो गया होगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। अब जो हम लोग अगला पढ़ने वाले ना दोस्तों, वो होगा अपना एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एक्चुअली मैं आपको अब ये पढ़ाने वाला हूँ कि डायमेंशंस का यूज क्या है, क्योंकि हम लोग जब पढ़े हैं तो उसका कुछ यूज भी होगा, तो वो यूज के बारे में पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले, यूज के बारे में पढ़ने वाले दोस्तों। अच्छा, पहला यूज तो आप बहुत इजीली बोल सकते हो सर, डायमेंशंस का फर्स्ट यूज तो सर हमको यूनिट निकालने में हो जाता है। क्या निकालने में हो जाता है दोस्तों, यूनिट निकालने में होता है। अच्छा पहले इसको चलो नोट करो, पहले नोट डाउन करो इसको सब। हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं वो होगा हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या होगा दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सुनिएगा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, 3-4 एप्लीकेशन इसका मेजर जो आपको मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा। इससे पहले जो भी आप डायमेंशंस का जो भी कंसेप्ट था क्या पूरा क्लियर है दोस्तों, उसके बाद इसमें वो आना, ठीक है। ऐसा नहीं कि पिछला वो कंसेप्ट क्लियर ना हो और आप इसमें आ गए। चलो इसमें जो पहला जो इसका एप्लीकेशन है दोस्तों, वो क्या होता है, वो होता है फर्स्ट एप्लीकेशन में जिसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है ये, इससे है ना आप डायमेंशन से आप यूनिट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, यूनिट, टू फाइंड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, टू फाइंड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम डायमेंशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, डायमेंशन से आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का दोस्तों क्या बता सकते हैं, यूनिट बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं दोस्तों, यूनिट। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल के तौर पे देख लो, जैसे मान लो कि किसी चीज का डायमेंशन, जैसे स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, बोलो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों, L-T-1। क्या होता है दोस्तों, L-T-1 होता है नहीं होता है, बोलो। तो देखो इसका एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होगा, बोलो। L का यूनिट, L लेंथ है, यूनिट क्या होगा, मीटर। T टाइम है, टाइम का क्या होगा, सेकंड, मीटर पर सेकंड। नहीं समझे, आपको डायमेंशन गिवन हो क्या आप यूनिट बता सकते हो, हाँ। उसी तरह सीजीएस सिस्टम में भी बता सकते हैं, किसी भी सिस्टम में बता सकते हैं दोस्तों। सीजीएस सिस्टम में लेंथ का क्या होगा, सेंटीमीटर, है ना, और टाइम का क्या होगा दोस्तों, सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। बता सकते हो नहीं बता सकते, इजी है यार। जैसे मान लो फोर्स है, क्या है दोस्तों, फोर्स का क्या जानते हैं दोस्तों, M-L-T-2। तो अगर आपको एसआई में यूनिट बताना होगा तो M फॉर मास होता है, तो मास का यूनिट क्या होगा दोस्तों, मास का यूनिट होगा kg। L क्या लेंथ है, L का क्या होगा मीटर, टाइम क्या है, T क्या है टाइम है, टाइम का क्या होगा सेकंड का स्क्वायर, पर सेकंड का स्क्वायर। सिंपल है यार। उसी तरह सीजीएस में भी बता सकते हैं दोस्तों, सीजीएस में क्या होगा, kg का ग्राम होगा, मीटर का लेंथ है मीटर, और सीजीएस में सेंटीमीटर। टाइम का क्या होगा सीजीएस में दोस्तों, सेकंड। बता सकते हो नहीं बता सकते हो, तो बोलो दोस्तों। तो आप किसी भी सिस्टम में आप डायमेंशन अगर आपको पता हो तो आप किसी भी सिस्टम में क्या बता सकते हो, उसका आप यूनिट बहुत ही इजीली बता सकते हो। आप उसका यूनिट बहुत इजीली, देखो जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है सर, क्या है सर ये कोई रॉकेट साइंस, नहीं, ये बहुत ही इजी चैप्टर है दोस्तों। आप कंपटीशन में जाओगे तो ये चैप्टर पढ़ाया भी नहीं जाता आपको, ठीक है। क्योंकि मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक से उठाना है, तो मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप बस यहाँ पे समझिए, जितना समझ में आ रहा है बहुत अच्छा है।
अगर नहीं भी आ रहा तो आप, मेरा आपसे मतलब वादा है दोस्तों, आप आगे इस चैप्टर को उड़ा दोगे पकड़ करके। जब आप धीरे धीरे फिजिक्स का कंसेप्ट सीखने लगोगे ना, फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी जानने लगोगे, तो ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन से ऑप्शन कैसे चेक करते हैं, कोई भी क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, आप ऑटोमेटिकली ऐसे यूं उड़ा दोगे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को। सो प्लीज बिल्कुल अभी यहाँ पे चिंता नहीं करना है, और कोशिश कीजिएगा 100% समझ में आ जाए यार। नहीं आए तो भी टेंशन नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। क्वेश्चन करो, आ जाएगा सब कुछ, कोई बड़ा चीज नहीं है इसमें। जैसे सपोज करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्या दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जो यूनिट होता है ना दोस्तों, वो होता है इसका डायमेंशन ml² होता है। कितना होता है दोस्तों, ml²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²। देखो m का क्या होता है, kg, ऐसा यूनिट m का क्या होगा, kg। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चे, मीटर। तो kg इंटू मीटर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अच्छा अगर सीजीएस में देखो तो क्या हो, kg का ग्राम, ठीक है, और मीटर का लेंथ का मीटर, और सीजीएस में सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, डिफरेंट सिस्टम में आप डायमेंशन से क्या निकाल सकते हो, डिफरेंट सिस्टम में आप डायमेंशन से निकाल सकते हैं दोस्तों यूनिट। क्या निकाल सकते हो, यूनिट। क्या निकाल सकते हो, यूनिट। क्या आप निकाल सकते हैं। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन पता है तो क्या आप उसका यूनिट बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। देखो कितना ईजी है, तुम खुद से देखो और बताओ, ईजी है या नहीं है, बहुत ईजी है यार। ये फर्जी चैप्टर है यार, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है, मैं मानता हूँ, ठीक है। और आगे जब आप जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ोगे ये चैप्टर बहुत ईजी होने लगेगा दोस्तों। ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चे को कॉम्प्लेक्स लगता है, क्योंकि बच्चे लोग के सामने है ना ये सब फिजिकल क्वांटिटी पहली बार आ रहा होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया शायद आपके सामने पहली बार आया है, इसलिए आप सोचते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। इस बात पे आपको अपना थॉट्स को लाना ही नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, इजी है। चलो नोट डाउन करो है वो क्या है, वो है दोस्तों डायमेंशनल एनालिसिस का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन लोगों को पढ़ना है वो क्या है, वो है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करता है। ये आप डायमेंशन मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं। आप डायमेंशन मेथड से इसको एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखो ये थोड़ा सा डायमेंशनल मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसमें थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए जो आपको मैंने सिखाया आपको वही मेथड यूज करना है। क्योंकि एक मेथड है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बट ये मेथड आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। आपको कौन सा मेथड यूज करना है दोस्तों, जो आपने पहले पढ़ा है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए मेथड बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसके एप्लीकेशन में आता तो मैं बता दे रहा हूँ। बट आपको कौन सा मेथड यूज करना है, आप जो पहले पढ़े हुए हो दोस्त, N1 U1 N2 U2, जैसे आप मतलब पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे, आप न्यूटन को डायन में कन्वर्ट किए थे, आप जूल को अर्ग में कन्वर्ट किए थे, आपको याद होगा। तो आपको वही मेथड यूज करना है, बट फिर भी मैं यहाँ पे नॉलेज के लिए आपको बता दे रहा हूँ। ये मेथड थोड़ा लंबा है, बिल्कुल ये मेथड यूज मत करना, बस समझ लो, खाली क्या करो, सिर्फ समझ लो। देखो क्या है दूसरा मेथड, दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, दूसरा मैं टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू another unit system तो देखो एक यूनिट सिस्टम से आपको दूसरे यूनिट सिस्टम में आपको डायमेंशन से कन्वर्ट करना है। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा इस पे, आपको वो मेथड देख लो अच्छे से, बस वो मेथड समझ लो। आगे बाकी आपको और क्वेश्चन बनाने के लिए डायमेंशनल मेथड का यूज मत करना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। देखो क्या है, आप जानते हैं कि N1 किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं दोस्तों, N इंटू यू लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, नहीं समझे तो देखो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, N1 U1 बराबर क्या होता है दोस्तों, N2 U2। अच्छा ये कैसे लिखा गया, जैसे सपोज करो कि आपको कहीं पे लिखा हुआ दोस्तों 200 ग्राम, ये सीधे सिस्टम हुआ, बराबर आप इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 kg, ऐसे लिख सकते हो, बोलो। तो देखो यहाँ पे देखो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये यूनिट है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये यूनिट है दोस्तों। तो आप ऐसे बोल सकते हैं ये क्या होगा N1, ये वाला वैल्यू क्या हो गया N1, और ये यूनिट है तो U1 हो गया। अब देखो ये दूसरा सिस्टम है, तो देखो ये क्या हो गया दोस्तों N2, और ये क्या हो गया U2। इसीलिए तो N1 U1 बराबर N2 U2 लोग लिखते हैं यहाँ से,
ये कंसेप्ट यहीं से आया दोस्तों, आप इसको यूज करके लाते थे, हम इसी को यूज करके दोस्तों डायमेंशनल मेथड से आपको एक यूनिट कन्वर्जन से दूसरे एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, मेथड यही यूज करना, मेथड इसी मेथड को यूज करना है, इसी मेथड को यूज करना है। जैसे सपोज करो आपसे क्वेश्चन पूछा, कन्वर्ट, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कन्वर्ट 2 kg/m³ इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये डेंसिटी है ना, kg/m³ किसका यूनिट होता है, डेंसिटी होता नहीं होता है। तो चलो आपको फिलहाल उतना नहीं जानना है, फिलहाल देखो सॉल्यूशन देखो इसका कैसे करेंगे। देखो सॉल्यूशन देखो इसका अच्छे से देखो, आप देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे n1 क्या है दोस्तों, n1 आपका है 2, ठीक है, u1 क्या है दोस्तों, kg/m³ है या नहीं है, kg/m³। यहाँ पे देखो आपको n2 निकालना है, n2, अरे यहाँ पे n2 निकालना आपको, और आपको u2 कितना दिया हुआ दोस्तों, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सबसे पहले देखो इसके लिए मेथड क्या यूज करते हैं दोस्तों, किस तरह से करेंगे सुनिएगा, समझिएगा इस बात को। आप सबसे पहले डायमेंशन देखो, इसका डायमेंशन होगा क्या दोस्तों, मास है, केजी है तो मास हुआ दोस्तों, m है ना, इंटू l पे पावर -3। क्या इसका यही डायमेंशन होगा कि नहीं होगा, अरे यार एक मास है और नीचे में क्या है, लेंथ है, नीचे में क्या है दोस्तों, लेंथ है, तो m l पे पावर -3, क्या मैं सही लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं, बोलो, डायमेंशन ही होगा। इसी को मैं यूज करूंगा, इसी के मैं यूज करने वाला हूं। देखो एक बार क्या लो, m1 को आप पहले SI में ले लो, मतलब kg है तो SI वाले सिस्टम में लो, m1 यहाँ पे क्या है बेटा, 1 kg, ठीक है, और L1 क्या है दोस्तों, L1 आपका क्या है, 1 मीटर, ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ पे m2 कितना है दोस्तों, m2 आपका क्या है, ग्राम, m2 क्या है, ग्राम। उसी तरह दोस्तों L2 क्या लोगे आप, L2 लोगे सेंटीमीटर क्यूब, क्या लोगे, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहां से आप जानते हैं n1 u1 बराबर क्या होता है दोस्तों, n2 u2, आप जानते हो नहीं जानते, सबका वैल्यू पुट करो, n1 क्या है वहां से पुट करो वैल्यू को, n1 क्या है दोस्तों, यहां से 2, अच्छा u1 क्या है दोस्तों, u1 देखो u1 यहां से देखिए, m1 क्या होगा, u1 क्या होगा देखो बोलो, m1 l1 पे पावर -3, यहां से लिख रहे हैं, ये 1 सिस्टम है, ये अदर सिस्टम है, ठीक है, बराबर क्या होगा दोस्तों, n2 निकालना है आपको, और u2 क्या है दोस्तों, u2 क्या हो जाएगा, m2, ठीक है, और l2 पे पावर -3, होगा या नहीं होगा, क्या मेरी बातें क्लियर है। वही n1 u1 वाला फॉर्मूला लगा दिए दोस्तों। डायमेंशनल मेथड आप डायरेक्ट कर सकते थे, बट डायमेंशनल मेथड को हम दिखा रहे कि डायमेंशंस का यूज होना चाहिए, इसलिए थोड़ा लेंदी लंबा थोड़ा लगेगा आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको प्रीवियस मेथड से करना है, कैसे करना, बट इस मेथड को समझ लो, इस मेथड को समझ लो। देखो ये हो गया, अब देखो 2 इंटू, और ये सारे मैं टर्म्स को इधर लेता हूँ, सारे टर्म्स को इधर लेते हो, तो m1/m2 पे पावर कितना हो जाएगा, 1 है ना, इंटू L1/L2 पे पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, -3, बराबर कितना हो जाएगा, n2, होगा या नहीं होगा। अब ये सबका वैल्यू यहां से पुट करो, ये सबका वैल्यू यहां से पुट करो, तो क्या हो जाएगा, n2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू, इसको इधर लिख लिए पहले, m1 कितना है दोस्तों, 1 kg अपन m2 कितना है, 1 ग्राम पे पावर 1 इंटू L1 कितना है दोस्तों, L1 बताओ, 1 मीटर अपॉन L2 कितना है दोस्तों, ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखो, सेंटीमीटर पे पावर -3, ठीक है। अब देखो यहां से, अब इसको कन्वर्ट करो, 2 इंटू, सबको एक सिस्टम लाइए और काटिए, तो 1 kg तो 10³ हो गया दोस्तों, ग्राम अपॉन 1 ग्राम इंटू, ये 1 मीटर तो कितना हो जाए, 10⁻² मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 1 मीटर 10⁻², मतलब 100 होता है ना, 10⁻², अब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पे पावर -3। देखो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, हुआ या नहीं हुआ। अब देखो अपने पास क्या आया, 2 इंटू 10⁻³ इंटू, देखो यहाँ पे क्या है, 10⁻² पे पावर कितना है दोस्तों, -3, तो देखो 3 2 6 हो गया, माइनस तो -10⁻⁻6 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6, देखो बेस से मतलब पावर क्या होगा, ऐड होगा ना, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻, देखो -6 + 3 कितना हो जाएगा, -3, तो n2 का वैल्यू कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻3। तो देखो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों,
2 kg/m³ बराबर कितना होता है आपका, बराबर हो गया 2 × 10⁻³ ग्राम/cm³। क्या मेरी बातें क्लियर है? कि बहुत ही इजी था यार, कुछ भी नहीं था इसमें, बस मेथड थोड़ा लंबा है, मेथड थोड़ा सा लंबा है। मैं आपको 1-2 इलस्ट्रेशन देता हूँ, आप घर पे खुद से करने का कोशिश करना, ठीक है? आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा टेंशन है नहीं इसमें, ठीक है? 1-2 मैं आपको दे दे रहा हूँ, आपको घर से करना है। कहाँ पे करना है दोस्तों? घर पे करो, बैठ कर एक रूम में। वैसे भी लॉकडाउन का टाइम है, आप लोग बोर हो जाते होंगे ना। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। किसमें कन्वर्ट करो? 1 न्यूटन इंटू डाइन में कन्वर्ट करो। अगला क्वेश्चन एक और ले लो, कन्वर्ट, ठीक है, 1 ग्राम/सेंटीमीटर/सेकंड इंटू kg/सेकंड में कन्वर्ट करना आपको। ये 5 ले लो। ये दोनों क्वेश्चन को डायमेंशन मेथड से करना, बट मैं फिर आपको बोलूंगा रिकमेंड हमेशा वो जो पहले आप मेथड पढ़े थे उसको रिकमेंड करना, ठीक है? इस मेथड को रिकमेंडिंग मेथड नहीं है, ये मेथड थोड़ा सा लंबा लेंदी हो जाता है, इस मेथड को कभी रिकमेंड मत करो। अब वो कौन सा मेथड रिकमेंड करना है? जो पीछे आप पढ़े थे, जो आप पीछे पढ़े थे। चलो यहाँ तक क्लियर है? नोट डाउन करो फास्ट, जल्दी नोट डाउन करो, इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। पढ़ रहे हैं, अगला हम लोग पढ़ रहे हैं टू चेक द डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? टू चेक द डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी अगर इक्वेशन है, ठीक है, वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, वो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कोई आप एक्सपेरिमेंट से कोई इक्वेशन निकालें, या कहीं किसी बहुत सारे ड्राइव करके आप कोई फॉर्मूला ड्राइव किया, ठीक है? वो फॉर्मूला को तभी करेक्ट होगा जब वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि हर टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हर टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये मतलब इसका ये हुआ कि LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम। मतलब दोनों बात एक ही हुआ यार, हर टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो LHS का डायमेंशन बराबर RHS का डायमेंशन होना चाहिए। जैसे देखो, जैसे क्वेश्चन देखो, अच्छा चलो पहले लिख लो, क्या था? टू चेक, अगला क्या दोस्तों? टू चेक डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को हम लोग चेक करेंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इजी है, कुछ भी टेंशन नहीं होगा आपको। देखो एग्जांपल के तौर पे देख लो, आपको हमेशा याद रखना a + b बराबर c+d है दोस्तों, c+d है। तो देखो a का डायमेंशन, b का डायमेंशन, c का डायमेंशन और d का डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 टर्म है ना, 1 2 3 4 टर्म है, तो चारों टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए दोस्तों? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आप डायमेंशन से चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन आपका सही है या गलत है। जैसे मान लो कोई भी हम लोग मैथमेटिक्स यूज करके बहुत लंबा चौड़ा यूज करके दोस्तों हम लोग कोई इक्वेशन ड्राइव किए या कोई फॉर्मूला ड्राइव किए। अच्छा, वो फॉर्मूला तभी सही होगा जब वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। वो फॉर्मूला तभी सही होगा जब वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। याद रखो, क्या मैं बोल, ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के क्वेश्चन पे लेते हैं हम लोग। सपोज को कहीं पे लिखा हो v बराबर u + at। आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हो ना, v बराबर u + at। यहाँ पे v क्या था दोस्तों? फाइनल वेलोसिटी। याद है कुछ क्या था? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है दोस्तों? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है दोस्तों? यहाँ पे टाइम, t फॉर टाइम। a क्या है दोस्तों? एक्सेलरेशन। तो आप चेक करो कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो तरीका क्या होगा? हर टर्म्स का डायमेंशन चेक करो। देखो b बराबर क्या है? u + at है या नहीं है? बोलो v का डायमेंशन क्या होता है? LT-1। सही है? अरे वेलोसिटी है, फाइनल और इनिशियल है तो वेलोसिटी ना, LT-1। u क्या? इनिशियल वेलोसिटी। इसका डायमेंशन क्या होगा दोस्तों? कोई वेलोसिटी हो, डायमेंशन क्या होगा? LT-1 होगा कि नहीं होगा? देखो यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन a है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों? LT-2 इंटू टाइम है। टाइम का डायमेंशन क्या होगा? t। देखो t से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? LT-1। देखो इसका डायमेंशन LT-1 हो गया, इसका डायमेंशन LT-1 हो गया, इसका डायमेंशन LT-1 हो गया। देखो हर टर्म का डायमेंशन सेम है ना, इसका मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि दिस
इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या मेरी बातें क्लियर है? बोलो बोलो। जैसे मैं सपोज करो एक और एग्जांपल में ले रहा हूं, जैसे सपोज करो कि फोर्स बराबर दिया हुआ है m ओमेगा स्क्वायर r, ये सेंटीपिटल फोर्स होता है। क्या होता है दोस्तों? सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, यहां पे आपको दिया हुआ दोस्तों, चेक डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ दिस। ठीक है, आपको यहां पे दिया एफ जो है वो फोर्स है, क्या दोस्तों? फोर्स। और एम जो है बेटा वो मास है, क्या है? मास। ओमेगा जो है दोस्तों वो है एंगुलर स्पीड, क्या है दोस्तों? एंगुलर स्पीड। और आपको जो आर दिया वो दोस्त दिया हुआ रेडियस, क्या दे रखा है? रेडियस। सॉल्यूशन देखो, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। चलो यहां देखो, चेक इसे इक्वेशन चेक करने के लिए क्या होगा, आप लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन बताओ क्या है। बोलो बोलो, हर टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। एफ बराबर क्या है दोस्तों? एम ओमेगा स्क्वायर आर, है नहीं है? एफ का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। अरे आप एफ का डायमेंशन निकाले हो पहले, चलो ठीक है। अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालो। एम का डायमेंशन एम होगा दोस्तों। एंगुलर स्पीड का डायमेंशन क्या होता है? बोलो बोलो, टी पे पावर माइनस वन, टी पे पावर माइनस वन। एंगुलर स्पीड का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों? टी पे पावर माइनस वन। इसका स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? इनटू ये क्या है? रेडियस। तो रेडियस का डायमेंशन क्या होता है? एल। रेडियस एक तरह का लेंथ ही है, क्या होगा? एल। तो क्या हो जाएगा इधर डायमेंशन? बोलो, इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखो डायमेंशन क्या होगा? एम एल टी माइनस टू। देखो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन बराबर राइट हैंड साइड का डायमेंशन है, तो देखो डायमेंशन ऑफ एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ आर एच एस, है नहीं है? है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों? दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या मेरी बातें क्लियर है? आप क्या बोल सकते हैं? ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ये करेक्ट है या नहीं, अभी आप इस पे कमेंट नहीं कर सकते, अभी हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते। बस आपको एक बात याद रखना है, जो भी इक्वेशन करेक्ट है वो डायमेंशनली करेक्ट हमेशा होगा। फिर से माइंड फेविक्विक लगा चिपका लो भाई, इस पॉइंट को लिख लेना। मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट इक्वेशन है, कैसा इक्वेशन है? करेक्ट है, तो दोस्तों वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, वो डायमेंशनली भी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ दूसरा बात सुनो, कोई अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, कैसा है दोस्तों? डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन करेक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन भी करेक्ट होगा। आपको हम दो स्टेटमेंट बोले, हम क्या बोले? कोई भी अगर करेक्ट इक्वेशन है तो वो हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होगा, वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। ठीक है, बट कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि वो वो इक्वेशन करेक्ट होगा। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जरूरी नहीं कि वो इक्वेशन करेक्ट ही होगा, बट करेक्ट इक्वेशन हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होता है। जैसे आप समझो, जैसे बच्चा, सपोज करो कि कोई बच्चा 12th पास है, इसका मतलब क्या हुआ? वो 10th भी पास होगा कि नहीं होगा? अच्छा सपोज करो कोई बच्चा 10th पास है, इसका मतलब क्या? वो 12th पास हो भी सकता है, वो 12th पास नहीं भी हो सकता है। क्या इस एग्जाम्पल से बात क्लियर हो रहा है? मैं आपको क्या बोल रहा हूं बच्चों, कि मान लो कोई बच्चा जो 12th पास है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो 10th भी जरूर पास होगा, 12th पास है तो 10th भी पास होगा। ठीक है, बट अगर मैं आपको बोलूं कोई बच्चा 10th पास है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो 12th ही पास होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मैं आपको यहां पे यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, कोई अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो ये जरूरी नहीं कि दोस्तों वो करेक्ट ही हो, वो इनकरेक्ट भी हो सकता है। बट कोई इक्वेशन अगर करेक्ट है तो ये जरूरी है दोस्तों कि वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। मैं ये स्टेटमेंट को लिखाऊंगा या मैं बोला हूं, आप लिख लो। ठीक है, चलो आप कुछ मैं आपको दे देता हूं, आप जिसको मतलब रूम पे जाकर के आप इसको चेक करना। जैसे देखो आपको टाइम पीरियड जो होता है ना, टाइम पीरियड टी बराबर होता है 2π√L/G। ये जो होता है दोस्तों टी जो होता है यहाँ पे टाइम पीरियड होता है। क्या तो होता है दोस्तों? टाइम पीरियड। ठीक है, जी जो है ये दोस्तों ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और आपका एल जो है ये है लेंथ है, क्या है दोस्तों? लेंथ।
ठीक है, आपको चेक करना है डायमेंशनल करेक्ट है या नहीं है। चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, आपको ये चेक करना है। ठीक है, आपको होमवर्क के लिए एक और चेक कर देना यार, एक और मैं आपको देता हूं, एक और देख लो, क्या दूं, हाँ यहां पे देता हूं, एक और क्वेश्चन ले लो, इजी दूंगा, ज़्यादा टफ नहीं दूंगा यार। आगे बाकी तो आप लोग को ये सब काम करना ही है, आगे आप लोग को यही सब काम तो करना है दोस्तों। क्या करना है, यही सब काम तो आपको करना है। जैसे देखो फोर्स बराबर होता है दोस्तों 6 पाई ईटा, ठीक है, आर इंटू वी। ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, विस्कस फोर्स का। ठीक है, इसमें 6 तो नंबर है, पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, ईटा जो है वो विस्कोसिटी है दोस्तों। क्या है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ठीक है, आर जो है दोस्तों वो रेडियस है, क्या है, रेडियस ऑफ बॉल, और वी जो है दोस्तों वो स्पीड है, क्या है, स्पीड। आपको चेक करना कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, दोनों को चेक करना, मुझे बताना, दोनों को चेक करना और मुझे बताना। ठीक है, चलो ये क्या, ये आपको ये एप्लीकेशन क्लियर है अच्छे से। अगला एप्लीकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलो नोट डाउन करो फास्ट। तो अगला जो यूज़ है इस डायमेंशनल मेथड का वो है टू ड्राइव न्यू फिजिकल रिलेशन, टू ड्राइव न्यू रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी या अमॉन्ग टू और मोर देन फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग है ना एज ए रिसर्च टूल हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हैं कि किसी भी फॉर्मूला को निकालने में, किसी फॉर्मूला को ड्राइव करने में। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग सोचते हैं, कैसे क्या करते हैं। फिलहाल क्या है देखो, एज अ रिसर्च टूल, एज अ रिसर्च टूल टू ड्राइव न्यू फिजिकल क्वांटिटी, न्यू फिजिकल रिलेशन या न्यू रिलेशन, टू ड्राइव न्यू रिलेशन, टू ड्राइव न्यू रिलेशन। क्या मेरी बातें क्लियर है? देखिए हम लोग अब डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके दोस्तों हम लोग नए नए फॉर्मूला ला सकते हैं, नए नए फॉर्मूला ला सकते हैं। बस थोड़ा सा कांस्टेंट इसमें नहीं आता, बस यही एक प्रॉब्लम है। बाकी आप न्यू इक्वेशन इजीली ला सकते हो। जैसे एक सपोज करो, एक क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ। किस समझाता हूँ? क्वेश्चन से। सपोज करो कि दोस्तों आपका कोई सिंपल पेंडुलम है। क्या दोस्तों? सिंपल पेंडुलम। मान लो इसमें जो बॉब है, इसको बॉब बोलते हैं ना, सिंपल पेंडुलम समझ रहे हैं? इसको क्या बोला था? बॉब। इसका मास सपोज करो दोस्तों m है। कितना मास है इसका? m। ये जो लेंथ है यहाँ से हिंज पॉइंट से लेंथ l है। क्या है दोस्तों? l। ठीक है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो इसका जो टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम का, ये क्या है? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। ठीक है, बॉब का मास कितना है दोस्तों? m है। और लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ रॉड कितना है दोस्तों? l। क्या है? l। तो आपको क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं और आपको ड्राइव करता हूं इसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो टाइम पीरियड, इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑफ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉब, मास ऑफ बॉब। बॉब उसको कहते हैं जिसमें सिंपल पेंडुलम जो एक मास लटकता रहता है उसको बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमा लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है दोस्तों, ये जितना लेंथ से वो लटक रहा होता है उसको लेंथ ऑफ रॉड बोल रहे हैं। एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये दिया हुआ है। फाइंड ड्राइव फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है और मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करता हूँ। क्या करता हूँ दोस्तों? सॉल्यूशन बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। आप देखिए जो टाइम पीरियड है आपका वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है दोस्तों? टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास ऑफ बॉब पे, लेंथ ऑफ रॉड पे,
तीसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? स्मॉल जी। क्या होता है? स्मॉल जी। देखो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो इसका। आपका क्या बोला कि टाइम पीरियड को टी से डिनोट करें। टाइम पीरियड जो है डिपेंड कर रहा है दोस्तों, डिपेंड कर रहा है मतलब प्रोपोर्शनल में है। किसमें है? प्रोपोर्शनल में आप लिख सकते हैं। किसमें लिख सकते हैं दोस्तों? प्रोपोर्शनल। फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग इसको प्रोपोर्शनल में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? मान लो कि फोर्स जो होता है वो मास पर डिपेंड करता है। फोर्स जो है वो मास पर डिपेंड करता है। फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? उसी तरह से यहां पर भी है दोस्तों, ठीक है। तो सपोज करो कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो किसके प्रोपोर्शनल में है? मास ऑफ बॉब के। तो देखो कितना पावर के प्रोपोर्शनल में ये तो पता नहीं ना है, इसलिए पावर ए लिख लो। क्या लिख लो? ए। दूसरा लिखो टाइम पीरियड और किसके प्रोपोर्शनल है दोस्तों? लेंथ ऑफ रॉड, तो प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ रॉड एल। अच्छा ये मास ऑफ बॉब का एम ले लो, यहाँ पे लेंथ ऑफ रॉड को एल ले लो। क्या ले लो? एल। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी ले लो, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एल। एल पे पावर क्या ले लो? बी। क्या ले लो? क्योंकि कितना पावर के प्रोपोर्शनल में ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता नहीं है। तीसरा क्या है दोस्तों? टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जिससे जिस पर डिपेंड करता है ना कोई फिजिकल क्वांटिटी, वो उसके प्रोपोर्शनल में आप लिख सकते हैं। आपको पावर पता नहीं इसलिए पावर ए, पावर बी, पावर सी लिख रहे हैं, ठीक है। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो बोलो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे पावर सी। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इस तीनों को मिला दो, इस तीनों को मिला दो तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो? एम पे पावर ए टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एम पे पावर ए, एल पे पावर बी एंड जी पे पावर सी। कैसे लिख सकते हैं? हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। नहीं है दोस्तों, तो आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लाओगे। क्या लाओगे? एक कांस्टेंट लाओगे। मान लो वो के है। क्या? के कौन सा कांस्टेंट है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के इंटू एम पे पावर ए, एल पे पावर बी एंड जी पे पावर सी। ये के क्या है दोस्तों? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लिटी कांस्टेंट। इसका डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। जब भी इस तरह से हम लोग डायमेंशन मेथड से करते हैं दोस्तों, तो जो भी कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। इस बात को याद रखना। इस कांस्टेंट जब प्रोपोर्शनलिटी कर रहे हैं और डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे होते हैं, उस समय दोस्तों जो कांस्टेंट होता है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। चलो अब क्या करो? आप डायमेंशन मेथड को यूज करो। क्या करो? डायमेंशन मेथड को यूज करो दोस्तों। आप जानते हैं कोई भी इक्वेशन कब करेक्ट होता है? कब करेक्ट होता है दोस्तों? जब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन बराबर राइट हैंड साइड का डायमेंशन हो। मतलब डायमेंशन ऑफ LHS बराबर क्या हो जाए? बराबर डायमेंशन ऑफ RHS। अरे ये बात तो आप जानते हैं अच्छे से। चलो डायमेंशन ऑफ LHS लिखो। ये टी टाइम पीरियड है। ये क्या है दोस्तों? टाइम पीरियड है। ये क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा? टाइम पीरियड टाइम होता है तो क्या होगा? टी। तो इसको अच्छे से लिख दो, एम नॉट एल नॉट टी। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा के का डायमेंशन क्या होगा? कुछ नहीं, 1। एम का डायमेंशन दोस्तों एम है। एम पे पावर कितना? ए। कितना दोस्तों? ए। अच्छे एल क्या? लेंथ है। लेंथ का क्या होगा डायमेंशन? एल। एल पे पावर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। एल पे पावर बी है ना, इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, जी। जी का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों? एल टी माइनस टू। पर पावर कितना हो जाएगा? सी। चलो इसको अंदर ले लो तो कितना हो जाएगा दोस्तों? एम पे पावर ए, एल पे पावर बी इंटू एल पे पावर, यहां से लिखो सी इंटू टी पे पावर -2c। ऐसे लिख सकते हैं इसको। चलो यहाँ दो बेस सेम है तो क्या होगा? पावर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो? एम पे पावर ए, एल पे पावर बी, एल पे पावर बी प्लस सी ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया इंटू टी पे पावर -2c, सॉरी -2c। हुआ या नहीं हुआ? बोलो बोलो। अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है? एम पे पावर 0, एल पे पावर 0 टी। देखो ये कब सेम होगा दोस्तों? ये तभी सेम होगा जब पावर ऑफ m इक्वल टू पावर ऑफ m इधर हो जाए। इधर पावर l का पावर और l का पावर सेम करो, t पे पावर इधर सेम करो, तभी क्या होगा? ये आपका होगा करेक्टनेस, तभी होगा। कोई दो डायमेंशन कब सेम होगा? जब m का डायमेंशन और इधर m का डायमेंशन सेम हो जाए, इधर l का डायमेंशन और इधर l का डायमेंशन सेम हो जाए, और इधर t का डायमेंशन और इधर t का डायमेंशन सेम हो जाए, तभी वो क्या कहलाएगा? डायमेंशनली करेक्ट है। तो वही मेथड, वही प्रिंसिपल मैं भी यहाँ पे लगा रहा हूँ। इसका नाम वैसे बोला है तो होमोजीनियस प्रिंसिपल। तो आपको नाम से कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। आपको नाम से लेना देना नहीं। नाम बाम पढ़ के मत डरो भाई, कभी आएगा ही नहीं आपके सामने। नाम कभी नहीं आएगा, सिर्फ कंसेप्ट यूज होता है। क्या यूज होता है? कंसेप्ट। इसलिए नाम में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए सो प्लीज रिलैक्स रहो, काम रहो, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो।
चलो आप क्या देख रहे हैं, हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप जानते हैं, ए बराबर क्या होगा दोस्तों, एम पे पावर 0 है, इधर इधर एम पे पावर ए है, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 0 होगा या नहीं होगा, बोलो बोलो। दूसरा देखो, यहां पे देखो एल पे पावर कितना है, बी प्लस सी, कितना है दोस्तों, बी प्लस सी, इधर एल पे पावर कितना है 0, तो बी प्लस सी बराबर क्या हो गया दोस्तों 0, सॉरी बी प्लस सी बराबर 0, अरे इधर बी प्लस सी एल पे पावर और इधर कितना है 0, तो 0 बराबर क्या होगा बी प्लस सी, मैं इसको उल्टा के लिख दिया हूं, ठीक है। अब देखो इधर टी पे पावर कितना -2c और इधर टी पे पावर कितना, तो कुछ नहीं तो 1 है ना, कुछ नहीं तो मतलब 1 है, अरे टी पावर 1 है ना इधर, तो कितना हो जाएगा, यहां से देखो सी का वैल्यू कितना हो गया, सी का वैल्यू हो गया दोस्तों आपका -1/2, सी का वैल्यू कितना हो गया -1/2, और यहाँ देखो सी का वैल्यू इसमें पुट करोगे, सी का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो क्या होगा, b -1/2 बराबर 0, तो b बराबर कितना हो गया दोस्तों 1/2, b बराबर कितना हो गया यहाँ से 1/2, तो देखो आपके पास क्या हो गया, आपके पास हो गया दोस्तों a बराबर 0 हो गया, b बराबर 1/2 एंड c बराबर हो गया दोस्तों -1/2, ठीक है। अब देखो तो आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो टाइम पीरियड यही तो है ना, ये है टाइम पीरियड, और यही तो है ना टाइम पीरियड, क्या हो गया k इंटू एम पे पावर 0, ए का वैल्यू कितना है 0, एल पे पावर कितना है दोस्तों 1/2 इंटू जी पे पावर कितना है दोस्तों c है, तो c का वैल्यू -1/2 आया, क्या ये पास क्लियर है। एम पे पावर ए का वैल्यू 0 था, सॉरी ए का वैल्यू 0, तो ये तो खत्म हो गया, ये 1 बन गया, कितना बन गया 1, तो कितना हो गया दोस्तों k इंटू, इसको लिख सकते हैं आप √l, अरे 1/2 मतलब √l हुआ ना, एल पे पावर 1/2 कितना होता है √l इंटू, इसको क्या ले सकते हो माइनस पावर, तो 1/g पावर 1/2 हुआ या नहीं हुआ, अरे बोलो बोलो, माइनस है तो नीचे चला गया, अच्छा 1/2 है तो इसको लिख सकते हो √g, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, तो t बराबर कितना हो गया दोस्तों k इंटू √l/g, l/g, डायमेंशन से आप इतना ही ला सकते हो, डायमेंशन से आप इतना ही ला सकते हो, ठीक है। डायमेंशन 100% इक्वेशन नहीं लाता, उसके बाद एक्सपेरिमेंट से लाते हैं हम लोग क्वेश्चन, इस कांस्टेंट का वैल्यू कहां से आता है, एक्सपेरिमेंट से, कहां से आता है दोस्तों, देखो ये याद रखना, देखो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, के का वैल्यू कहां से आएगा दोस्तों, एक्सपेरिमेंट से आएगा, कहां से आएगा एक्सपेरिमेंट से, तो देखो यहां से के का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आता है 2 पाई, कितना आता है 2 पाई, कहां से लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, कहां से लिखा इसको एक्सपेरिमेंट से, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों 2 पाई √l/g, दिस इज आंसर। थोड़ा लंबा हो गया, बिल्कुल टेंशन मत लेना है, अच्छे से देखो यार, टेंशन नहीं लेना है आपको, मैं 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं, बहुत ईजी है यार, बहुत ही, देखो स्टेप बस याद रखो, क्या रखो याद, स्टेप्स, क्या याद रखना आपको, स्टेप्स खाली याद रखना है, बाकी तो आप उड़ा दोगे, इसमें कुछ है ही नहीं यार, आप क्या करते हो उड़ा दोगे यू, क्या मेरी बातें क्लियर है कि नहीं आ रहा है क्लियर, बोलो बोलो प्लीज कमेंट बताइए, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आपको, क्या अगर नहीं आ रहा तो क्या दिक्कत हो रहा है बताइए आप लोग, समझे। चलो नोट डाउन करो फास्ट, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो आप पढ़ोगे मैकेनिक्स में ही पढ़ोगे आगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में, जब कोई बॉल आपका किसी विस्कस मीडियम में गिरता है ना, तो उसका जो उस पर जो विस्कस फोर्स लग रहा होता है, उस पर जो विस्कस फोर्स लग रहा होता है या फिर रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा होता है, उस पर मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन, सुनना, ए बॉल मूव्स इन विस्कस मीडियम, विस्कस मीडियम वो होता है दोस्तों जहाँ पे आपको है ना, जहाँ पे आप कुछ इसको मूव कराओगे तो रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, आपको मोशन कराने में क्या होगा, एक अपोजिंग फोर्स लगेगा। जैसे सपोज कर पानी में नहीं चल पाते हैं, ठीक है, पानी आप चलने की कोशिश करोगे तो नहीं चल पाओगे, क्योंकि वो विस्कस मीडियम है, क्या है वो आपके चलने का अपोज करेगा, रेजिस्टेंस देगा, क्या देगा दोस्तों, उसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं विस्कस मीडियम। खैर देखो, ए बॉल इज मूव्स इन विस्कस मीडियम, ठीक है, फोर्स, विस्कस फोर्स लिखो, क्या लिखो, विस्कस फोर्स ऑन बॉल डिपेंड्स अपॉन क्या दो, डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ बॉल, ठीक है, बी से डिनोट कर रहा हूं उसको मैं, कॉमा स्पीड ऑफ बॉल, कॉमा रेडियस ऑफ बॉल,
रेडियस ऑफ बॉल आर, ठीक है, एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, ये आपको दिया हुआ है। विस्कोसिटी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट मैं फिलहाल आपको दे देता हूँ। यूनिट होता है इसका केजी पर मीटर पर सेकंड। क्या होता है दोस्तों? केजी पर मीटर पर सेकंड यूनिट होता है इसका। याद रखिएगा, ईटा का यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर पर सेकंड। आपको विस्कोसिटी का यूनिट आना चाहिए, मैंने आपको बताया है विस्कोसिटी का यूनिट। आपको मैं एक वीडियो बना के दिया था, स्लाइड बना करके, उसमें विस्कोसिटी का यूनिट बतवाया था आपसे, ठीक है। डायमेंशन भी आप इसका जानते हैं। क्या होता है? केजी पर मीटर पर सेकंड, केजी पर मीटर पर सेकंड, केजी पर मीटर पर सेकंड विस्कोसिटी का। तो बोला क्या? ड्राइव फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स ऑन बॉल। देख लो, ये क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन समझ लीजिए। कोई बॉल है जो किसी विस्कस मीडियम में चल रहा है, उस पर जो विस्कस फोर्स लग रहा है। विस्कस फोर्स क्या होता है दोस्तों? रजिस्टिंग फोर्स। जैसे आप बाइक चलाते हो तो आप एहसास करते होंगे दोस्तों, एक फोर्स आपको पीछे की तरफ लगता है, उसको बोलते हैं रजिस्टिंग फोर्स बोलते हैं, या फिर विस्कस फोर्स बोलते हैं। ये वही विस्कस फोर्स है। जैसे मान लो कोई बॉल किसी मीडियम में चल रहा है दोस्तों, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। वो जो विस्कस फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है दोस्तों? स्पीड ऑफ बॉल पे। जितना, जैसे आप बाइक पे जितना ज्यादा स्पीड में रहोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा ना, वही है स्पीड ऑफ बॉल पे। दूसरा रेडियस ऑफ बॉल, बॉल का जो साइज होगा, जितना बड़ा बॉल होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, रेडियस ऑफ बॉल आर। एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, ईटा। इसको क्या पढ़ते हैं? ईटा। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? ईटा। सॉल्यूशन देखिए, इजी है भाई, कुछ भी नहीं करना है। मेथड क्या था? मेथड क्या है? क्या? देखो, विस्कस फोर्स को मैं एफ से डिनोट करूं। किसे डिनोट करूं? एफ से। देखो, प्रोपोर्शनल टू क्या है दोस्तों? स्पीड ऑफ बॉल, मतलब भी। किसके प्रोपोर्शनल? भी। और कितना पावर के प्रोपोर्शनल ये आपको पता नहीं ना, तो इसके पावर ए लिख लो। जैसे जिस पर डिपेंड कर रहा है उसके प्रोपोर्शनलिटी में लिखो। किस में लिखो? प्रोपोर्शनलिटी में लिखो। और दूसरा किसके प्रोपोर्शनल है दोस्तों? रेडियस ऑफ बॉल, आर पे पावर बी लिख लो, क्योंकि कितना पावर के प्रोपोर्शनल में ये आपको पता नहीं ना है। तीसरा देखो, और किसके प्रोपोर्शनल है? ईटा। ईटा कितना के पावर के प्रोपोर्शनल में ये आपको पता नहीं। ईटा पावर सी लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? सी। तीनों को मिलाओगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर ए, आर टू द पावर बी एंड ईटा टू द पावर सी। होगा कि नहीं होगा? प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ, एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट। तो देखो, लिखो एफ इज के, वी पे पावर ए, आर पे पावर बी एंड ईटा पे पावर सी। आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो, आप जानते हैं दोनों तरफ डायमेंशन लिखो। अब क्या लिखो? दोनों तरफ डायमेंशन लिखो, और ए और बी और सी को सॉल्व करो, और इसमें ए और बी सी का वैल्यू पुट करो, तो आंसर आ जाएगा। इसके का वैल्यू कैसे आता है दोस्तों? एक्सपेरिमेंट से। कैसे आता है? एक्सपेरिमेंट से। और ये के कौन सा कांस्टेंट है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। चलो पुट करो। एफ का डायमेंशन क्या होता है दोस्त? MLT-2 बराबर के का कोई डायमेंशन नहीं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, कोई डायमेंशन नहीं आएगा। इस चैप्टर में जब भी आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। चलो, के का कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब 1। बी का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों? LT-1 पे पावर कितना हो जाएगा? बोलो, पर पावर हो जाएगा ए, ठीक है, इंटू रेडियस है, रेडियस पे एल होता है, रेडियस एल पे पावर बी हो गया दोस्तों, इंटू ईटा क्या होता है? ईटा का देखो यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से डायमेंशन निकाल सकते हो, क्या होगा? यहाँ से डायमेंशन बताओ क्या होगा? एम, ये लेंथ, मीटर लेंथ है, ये सेकंड टाइम, तो एल ML-1 T-1, यही होगा ना। तो यहाँ पुट करो, क्या हो जाएगा? देखो बताइए, ML-1 T-1 होगा या नहीं होगा? बोलो, हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, आप इस तरफ पूरा सबको एक साथ करके लिखो। तो देखो, एल पे पावर यहाँ पे ए है, और यहाँ पे एल पे पावर बी है, और यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पावर सी, ईटा पावर सी है, तो ईटा का डायमेंशन पावर सी लिख ले, ठीक है। देखो यहाँ पे एल पे पावर ए इंटू एल पे पावर बी, और यहाँ पे देखो एल पे पावर माइनस सी है। देखो एल का पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा एक साथ। एल पे पावर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस सी। होगा या नहीं होगा? ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और, एम इधर कितना है? एम है, एम पे पावर सी, और इधर कोई एम है नहीं है, एम पे पावर सी है इधर। क्या तो MLT ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। और देखो टी पे पावर यहाँ कितना? माइनस ए, और यहाँ पे क्या है? माइनस सी। तो कितना हो जाएगा? टी पे पावर माइनस ए माइनस सी।
क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या कर रहे हैं? अच्छे से क्लियर है? बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? MLT-2। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 1 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो m पे पावर c है तो इधर m पे पावर 1 है, तो c बराबर कितना हो जाएगा? 1। देखो यहाँ पे l पे पावर ये इधर कितना है? a प्लस b माइनस c, और इधर कितना l पे पावर 1। तो दोनों l का पावर इधर और l का पावर इधर सेम हो जाएगा। और देखो इधर t पे पावर कितना है दोस्तों? -2। कितना है? -2। और इधर t पे पावर कितना है? -a माइनस c है या नहीं है? -a माइनस c। तो ये हो गया आपका। अब देखो, अब ए बी सी का वैल्यू इस तीनों इक्वेशन से निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? ए बी सी का वैल्यू इस तीनों इक्वेशन से निकालना है। तो देखो आप इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, ठीक है। इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2। तो देखो यहां से पुट द वैल्यू ऑफ सी इन 2 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो तो क्या हो जाएगा? -a, सी का वैल्यू कितना है? -1 इक्वल टू -2। इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा दोस्तों? -a बराबर कितना हो जाएगा? -1, ये इधर प्लस हो जाएगा तो -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 1। c का वैल्यू कितना? 1। a का वैल्यू कितना? 1। अब देखो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a और c का वैल्यू पुट कर दो। a और c का वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा बोलो यहां से? a का वैल्यू कितना है? 1 प्लस b का वैल्यू निकालना आपको, माइनस c का वैल्यू 1 है, बराबर कितना हो जाएगा? 1 होगा कि नहीं होगा? ये 1 - 1 कैंसिल हो गया तो b का वैल्यू 1 आ गया ना। तो देखो a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू 1 आया और c का वैल्यू 1 आया, ठीक है। इस इक्वेशन में डाल दो तो क्या हो जाएगा? f बराबर कितना हो जाएगा? यही तो आपका फॉर्मूला तो यही है ना दोस्तों, यही है ना। फोर्स बराबर कितना हो जाएगा? k इंटू बी पे पावर 1, r पे पावर 1 एंड ईटा पावर 1, ठीक है। देखो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ये आपको पता रहता है, या फिर आप एक्सपेरिमेंट में माय डियर ये k का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो आप करोगे आपको k का वैल्यू पता नहीं रहेगा, हमको पता है ये बात, तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो। अगर k का वैल्यू आपको पता नहीं है तो आप आंसर छोड़ सकते हो, बट आपको यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आएगा सब में आपको k का वैल्यू पता होगा। k का वैल्यू पता ही होता है लगभग। अगर नहीं पता तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप नहीं पता तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, आप पता है तो आप लिखो, पता है तो आप लिखो। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैं आगे पढ़ा हुआ हूं इसलिए मैं जानता हूं यहाँ पे कितना आता है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ के जो आता है दोस्तों वो आता है 6 पाई। कितना आता है? 6 पाई। तो देखो एफ बराबर कितना हो जाएगा? 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ये होता है विस्कस फोर्स का फॉर्मूला दोस्तों। ये क्या होता है? विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। क्या होता है दोस्तों? विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। देखो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप उड़ा दोगे इस तरह क्वेश्चन को। देखो मैं किस किस स्टेप्स को फॉलो किया हूं, उसी स्टेप्स को आपको ही फॉलो करना है। फिर से देख लो, मैं जो स्टेप को फॉलो किया हूं यही स्टेप को आपको ही फॉलो करना है। अब बाकी ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है दोस्तों, क्वेश्चन तो में हलवा होता है। क्या होता है? तुम्हें लगता है डायमेंशन टफ है? नहीं दोस्तों, डायमेंशन बहुत ईजी होता है। क्या होता है? डायमेंशन बहुत ईजी होता है, बहुत ही। जैसे आपको हम बोले कि F बराबर ma वाला फॉर्मूला ड्राइव करो, आप इसको भी ड्राइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको ड्राइव। अगर मैं आपको बोलूं किसी बॉडी फोर्स जो होता है वो मास पर डिपेंड करता है एंड एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है दोस्तों? देखो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं। क्या देता हूं? एक क्वेश्चन देता हूं जो घर पे प्रैक्टिस करना है। कहां प्रैक्टिस करना है दोस्तों? घर पर प्रैक्टिस करना। तुमसे आ जाएगा, तुमसे आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? देखो क्या है, सुनो, प्रैक्टिस करना जरूर। फोर्स ऑन बॉडी डिपेंड्स upon mass and acceleration of body, then drive formula for force। क्या ड्राइव कर सकते हो? आप जानते हैं F बराबर ma होता है ना। तो अब अभी इस मेथड को यूज करने के लिए आप ये इक्वेशन अभी नहीं जानते हो। जो बेसिक जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे पावर F कैसे मानना, कैसे करना है, सॉल्यूशन देखो कैसे करना है दोस्तों। आप जानते हैं आपको दिया फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे और एक्सीलरेशन पे। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास पे पावर A प्रोपोर्शनल टू मास एक्सीलरेशन पे पावर B, ठीक है। तो दोनों प्रोपोर्शनलिटी को हट मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? मास पे पावर A इंटू एक्सीलरेशन पे पावर B। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या है? F बराबर K इंटू M पे पावर A इंटू एक्सीलरेशन पे पावर, ये एक्सीलरेशन है, ये क्या है? एक्सेलरेशन है दोस्तों। और ये दोनों ये सेम नहीं है,
यहाँ पे सेम हो गया, बट आप समझ लो ये क्या a4 क्या है, एक्सेलरेशन है। ये a4 क्या है, चलो इसको ऐसा काम करो, इसको x ले लो, इसको y मान लो, ये तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या हो जाओगे। अब आपको x और y का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, x एंड y का। f बराबर ये हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ, दोनों तरफ डायमेंशन रखो, x और y का वैल्यू पुट करो और x और y का वैल्यू निकालो और वैल्यू निकाल के फिर इसमें पुट कर दो, ठीक है। और याद रखना इसमें जो k का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से जो आता है वो 1 आता है, कितना आता है 1, तो f बराबर m में हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा f बराबर m में। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस होगा, तुम क्या सारा क्वेश्चंस कर सकते हो, नहीं होगा तो मुझे दोस्तों कमेंट में पूछो, डायरेक्ट डीएम करो और पूछो हमसे, इस तरह क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो आपसे, ठीक है। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको समझा चुका हूँ, मेरे ख्याल से आप इतना इनफ है, आप समझ गए होंगे ये मतलब एनालिसिस का एप्लीकेशन, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का ये वाला एप्लीकेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्या मैं सही समझ रहा हूँ, बोलो बोलो। चलो ठीक है, इसको यहीं पे मैं अभी करता हूँ, अगले प्रॉपर्टीज पे आता हूँ। किस पर आता हूँ दोस्तों, अगले प्रॉपर्टीज पर। चलो नोट डाउन करो सब। तो इसमें कुछ और बात है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन से बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन IIT वाईटी में पूछा भी गया है, तो मैं उस क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन, सुनना क्वेश्चन पढ़िए। इफ वेलोसिटी v, फोर्स f एंड टाइम t टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, बोला देन एक्सप्रेस मास एनर्जी एंड मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी f एंड t, वेलोसिटी f एंड t। जब भी इस तरह क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, मास एनर्जी एंड मोमेंटम को, मोमेंटम आप पढ़े हैं, ठीक है। मास एनर्जी एंड मोमेंटम को किसके टर्म्स में लिखना है, वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम के टर्म्स में लिखना है दोस्तों, वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम के टर्म्स में लिखना है। फिर से देखो, मास एनर्जी एंड मोमेंटम को किसके टर्म्स में लिखना है, वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम के टर्म्स में, सॉल्यूशन देखिए बहुत ईजी है, सॉल्यूशन देखिए, पहले आप सोचोगे, खुद से ट्राई कर सकते हो, स्क्रीन पॉज करो, फिर खुद से ट्राई करो, नहीं होता तो यहां देखो, मैं 1-2 ठो इसमें कर देता हूं, बाकी आप कर लेना, ठीक है। आप क्या जानते हो दोस्तों, देखो आपको मास का डायमेंशन लिखना है ना, किसके टर्म्स में, वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम के टर्म्स में लिखना है या नहीं लिखना है। तो देखो, क्या आप मास को ऐसे लिख सकते हो, फोर्स डायमेंशन के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, किसके फॉर्म में लिख रहा हूं, फोर्स से पावर a, ठीक है, वेलोसिटी पावर b, ठीक है दोस्तों, एंड और क्या, टाइम पे पावर c, ऐसे लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो यार। अरे यार देखो, मास का डायमेंशन निकालोगे, इसी तीनों के टर्म्स में डायमेंशन आएगा, क्योंकि देखो अभी तक जो हम लोग डायमेंशन निकाल रहे थे वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में निकाल रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको नया बात क्या बोला, क्या बोला कि वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी ये सब है, पहले वाला भूल जाओ, ये एक अलग सिस्टम है, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम। कोई हाइपोथेटिकल सिस्टम है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या माना जा रहा है, वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम। तो बोल रहा है क्या कि एक्सप्रेस मास एनर्जी एंड मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ v, f एंड t। तो तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है दोस्तों, मास को आप क्या लिख सकते हो, मास का डायमेंशन क्या होगा, f पे पावर समथिंग, v पे पावर समथिंग एंड t पे पावर समथिंग। तो वही समथिंग आप पावर निकाल लोगे तो आपको आ जाएगा ना, मास का डायमेंशन f, v एंड t के टर्म्स में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, बस वही काम कर रहे हैं हम लोग। देखो मास बराबर क्या लिख सकते हैं, f पे पावर a, v पे पावर b एंड t पे पावर c, और एक कांस्टेंट्स भी लिख लो, क्या लिख लो, कांस्टेंट। हो सकता है कुछ कोएफिशिएंट है, बट आपको क्या किससे लेना देना है दोस्तों, आपको लेना देना है सिर्फ a, b एंड c, a एंड b एंड c। आप चाहो तो k को हटा भी सकते हो, k का यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, k का यहाँ पर कोई भी जरूरी नहीं है। देखो मास, अब दोनों तरफ डायमेंशन पुट करो, क्या पुट करो, डायमेंशन, मास का डायमेंशन m होता है, ठीक है। हम a नंबर बना रहा हूँ, कौन सा बना रहा हूँ दोस्तों, a वाला बना रहा हूँ मैं। मास का डायमेंशन m हो गया दोस्तों, पूरा में लिख लो, m l नॉट t पे पावर नॉट, लिख सकते हैं ऐसे। f का डायमेंशन क्या होगा दोस्तों, m l t माइनस 2 पे पावर a हो गया, क्या हो गया, इनटू v क्या है दोस्तों, वेलोसिटी क्या होगा, एल टी माइनस 1 पे पावर b एंड t पे पावर क्या है दोस्तों, c है कि नहीं है। तो देखो सबको मिला के लिखो, तो देखो m यहाँ पे एक ही है, तो m पे पावर क्या हो जाएगा, a, l पे पावर यहाँ क्या a है और यहाँ क्या b है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, l पे पावर a प्लस b, ठीक है। अब देखो यहाँ t पे पावर माइनस 2a है, यहाँ पे क्या है, t पे पावर माइनस b और यहाँ पे c, कितना हो जाएगा, t पे पावर माइनस 2a, ठीक है, माइनस b प्लस c, सही लिखे है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, m पे पावर 1, l पे पावर 0, t पे पावर 0। आप जानते हैं कि दोनों साइड का डायमेंशन सेम होगा, मतलब पावर ऑफ m बराबर पावर ऑफ m, इधर
पावर ऑफ एल बराबर पावर ऑफ एल इधर, पावर ऑफ टी बराबर पावर ऑफ टी बराबर इधर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ए है इधर हम पे पावर, ए बराबर कितना हो जाएगा, तो पावर 1 है, ए का वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह देखो दोस्तों यहाँ पे ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा इधर, एल पे पावर 0 है ना, तो 0। तो देखो, और तीसरा क्या है, टी पे पावर 0, इधर कितना है -2a माइनस बी प्लस सी, -2a माइनस बी प्लस सी बराबर कितना है 0। क्या मैं सही लिखा हूँ, बोलो बोलो। तो देखो यहाँ से देखोगे दोस्तों, तो ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो, 1 ले लो, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो। आपको क्या बोला, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन 1 में पुट करो, क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी बराबर क्या है 0। तो ए का वैल्यू कितना 1 है, तो 1 प्लस बी बराबर 0, तो ए बी बराबर कितना हो गया -1। हुआ या नहीं हुआ, इजी था यार। अगेन देखो, पुट वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी इन इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा। देखो क्या 2 क्या है, -2a प्लस -b प्लस सी बराबर 0। पुट करो, इसमें पुट करोगे तो कितना आएगा, देखो -2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1, ठीक है, माइनस बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, -1, -1, बी का वैल्यू -1 है, प्लस सी का वैल्यू निकालना आपको बराबर 0। देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 प्लस सी बराबर 0। तो सी बराबर कितना हो गया दोस्तों, -2 + 1 -1, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो क्या हो गया, तो आपके पास ए का वैल्यू 1 आया, बी का वैल्यू -1 आया और सी का वैल्यू 1 आया। पुट करो इसमें, तो मास का डायमेंशन क्या होगा दोस्तों, मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एफ बी और टी के टर्म्स में क्या हो जाएगा, एफ पे पावर ए का वैल्यू 1 है, और वी पे पावर बी का वैल्यू -1 है, और टी पे पावर सी टी का वैल्यू 1 है। तो कितना हो गया, एम का डायमेंशन हो गया दोस्तों, मास का डायमेंशन हो गया एफ भी पे पावर -1 टी पे पावर 1। क्या अच्छे से क्लियर है, तरीका समझे कि नहीं समझे, बोलो यार, तरीका समझे। तरीका क्या है, जिस भी चीज़ का डायमेंशन लिखना है, जिस भी चीज़ का, इस तीनों को आप फंडामेंटल मान लिए, जो भी चीज़, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में देखो, आपको एनर्जी का डायमेंशन लिखना है, किसका लिखना है दोस्तों, एनर्जी का डायमेंशन लिखना है आपको, ठीक है। आप एनर्जी को कैसे मानो, एनर्जी का डायमेंशन लिखो, क्या आएगा, वी पे पावर समथिंग, एफ पे पावर समथिंग और टी पे पावर समथिंग आएगा कि नहीं आएगा। तो आप कैसे मानो एनर्जी का डायमेंशन, एम पे पावर क्या मान लो आप, ए मान लो, ठीक है, सॉरी एम नहीं है इसमें, सॉरी एफ है, भी है, एफ है और टी है, बी पावर क्या मान लो, ए मान लो, एफ पे पावर बी मान लो और टी पे पावर सी मान लो, क्या मान लो, टी पावर सी मान लो। अब देखो सबका डायमेंशन पुट करो, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, -T-2, इसका डायमेंशन पुट करो, इसका डायमेंशन पुट करो, इसका डायमेंशन पुट करो, बोथ साइड का डायमेंशन को इक्वेट करो और ए और बी और सी का वैल्यू निकालो, ए और बी एंड सी का वैल्यू निकाल लो, आप निकाल लो और इसे पुट कर दो, एनर्जी का डायमेंशन आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बोलो। क्या अच्छे से क्लियर है ये बात, क्या अच्छे से क्लियर है, क्या समझ में आ रहा है सभी को, बोलो बोलो। हाँ चलो कुछ बात मैं और कर लेता हूं दोस्तों, कि जैसे आप यहाँ इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए, इस तरह का कोई डिफरेंट क्वेश्चन होगा तो क्या आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, इजीली बना सकते हो दोस्तों। ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस से पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, है बड़ा इजी है, फर्जी है यार, कुछ है नहीं, बस स्टेप्स आपको फॉलो करना है। क्या करना है दोस्तों, स्टेप्स आपको क्या करना है, फॉलो करना है। चलो ठीक है, अगला आगे हम लोग आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे आप कोई भी रिलेशन को लाते थे डायमेंशनल मेथड से, किससे लाते थे, डायमेंशनल मेथड से लाते थे, तो याद रखना डायमेंशनल मेथड से आप कांस्टेंट नहीं ला सकते हो, डायमेंशनल मेथड से आप कांस्टेंट नहीं ला सकते हो, ठीक है। कांस्टेंट आप कहाँ से लाओगे, एक्सपेरिमेंट से, कहाँ से लाओगे, एक्सपेरिमेंट से। दूसरी बात सुनो दोस्तों, डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन जरूरी नहीं कि वो करेक्ट होगा, जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट होगा। देखिए जैसे मैं आपको स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, मैं 2 स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपको बोलना ट्रू है या फॉल्स है। क्या है बोलना दोस्तों, ट्रू, 2 3 4 में आपको स्टेटमेंट दोनों, जो आपको बोलना है क्या ट्रू है या फॉल्स है, बस आपको ये बताना है दोस्तों। इसमें इस तरह क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में भी, देखो क्या है, पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट मैं डाल रहा हूं, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज करेक्ट, पहला स्टेटमेंट है दोस्तों।
स्क्रीन पॉज करके पहले खुद से आंसर सोचना, सुनना, उसके बाद मेरा सुनना दोस्तों। आपको ट्रू और फॉल्स में देना आंसर, ट्रू और फॉल्स में आंसर देना आपको। दूसरा है दोस्तों, एक करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। आपको बताना ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। और कुछ लिख लेता हूं, चलो फिलहाल इस दो को बताओ, ठीक है। क्वेश्चंस आपको मैं मतलब ऐसे ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, बट ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, तो वहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। पहला स्टेटमेंट देखो, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज करेक्ट। क्या कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, क्या वो हमेशा करेक्ट होगा? जी नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जरूरी नहीं कि वो करेक्ट ही हो, वो गलत भी हो सकता है दोस्तों। जैसे देखो एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, एम इंटू ए होता है, नहीं होता है? बोलो अगर तुम यहाँ पे 2ma लिख दोगे तो तब भी तो देखो फोर्स ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? देखो ये डायमेंशनली करेक्ट है फिर भी, बट क्या ये करेक्ट है? नहीं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जरूरी नहीं कि वो करेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट हो। जैसे आप पढ़े थे टाइम पीरियड पर क्या होता है, 2π√L/g होता है कि नहीं होता है? ये डायमेंशनली करेक्ट आएगा, बट यहाँ पे 2π की जगह पे अगर 4π लिख दोगे तब भी तो ये करेक्ट है ना, है कि नहीं है? बट डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, बट क्या 4 लिख दोगे तो करेक्ट होगा? इन रियलिटी नहीं, ये इनकरेक्ट इक्वेशन है। तो याद रखना डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज करेक्ट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है दोस्त? फॉल्स। अगला देखो, एक करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। हाँ, अगर कोई करेक्ट इक्वेशन है दोस्तों तो वो हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होगा, ये हमेशा ट्रू होगा दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट इक्वेशन हमेशा क्या होगा? डायमेंशनली करेक्ट होगा। दुनिया में जितना भी करेक्ट इक्वेशन होता है सब आप लेकर के आओ, सारा का सारा क्या होगा दोस्तों? इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, ठीक है। अगले देखो, मे देयर बी अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो यूनिट नो डायमेंशन। क्या दुनिया में ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका ना तो यूनिट है ना तो डायमेंशन है? बोलो हाँ है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो स्ट्रेन। क्या ले सकते हो? स्ट्रेन। क्या ले सकते हैं दोस्तों? स्ट्रेन। स्ट्रेन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका ना तो यूनिट है ना ही डायमेंशन है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, मे देयर बी अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो यूनिट नो डायमेंशन, क्या होगा? है ऐसा, यस होता है ऐसा, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट। मे बी फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट विदाउट हैविंग डायमेंशन। क्या ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है जिसका यूनिट हो बट डायमेंशन नहीं हो? हाँ है, एंगल यार। कोई प्लेन एंगल का डायमेंशन यूनिट क्या होता है? रेडियन क्या होता है, बट डायमेंशन क्या होता है? प्लेन एंगल बराबर क्या होता है दोस्तों? प्लेन एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है ना। देखो आर्क क्या है? लेंथ है L/L, तो डायमेंशन क्या होगा? L/L का डायमेंशन क्या होगा दोस्तों? L/L का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन लेस हो गया ना, 1 हो गया। डायमेंशन तो नहीं है, बट क्या इसका यूनिट है? हाँ, यूनिट रेडियन होता है, तो हाँ यस होता है। कौन क्या होता है दोस्तों? एंगल है इसका एग्जाम्पल। अगला देखो, 2 फिजिकल क्वांटिटी में हैव सेम डायमेंशन। क्या 2 फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन हो सकता है? हाँ हो सकता है ऐसा। अरे बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका एक ही डायमेंशन, जैसे एनर्जी हो गया, आपका वर्क हो गया, सेम डायमेंशन होता है। जैसे प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, सेम डायमेंशन हुआ। देखो कौन कौन सा किसका किसका सेम डायमेंशन होता है? एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी, हीट, ठीक है दोस्तों, वर्क, इसका डायमेंशन सेम होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे और देखो, आप देखोगे इम्पल्स, ठीक है, और आपका मोमेंटम, सेम डायमेंशन होता है इसका भी, ये दोनों का सेम डायमेंशन। और एग्जांपल देखोगे तो देखो प्रेशर, ठीक है, कॉमा स्ट्रेस एंड यंग्स ऑफ मॉड्यूलस सेम डायमेंशन होगा इस तीनों का, ठीक है। तो हाँ 2 फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन हो सकता है,
क्या ये पूरा अच्छे से क्लियर है? आपका डायमेंशन चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। बाकी आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, हो सकता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी बनेगा, तो सो प्लीज आप परेशान मत होना। देखो धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे वैसे वैसे है ना इस चैप्टर का रहस्य खुलता जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिजिक्स का जैसे जैसे रहस्य खुलेगा ये चैप्टर आपके लिए इजी बनता रहेगा। क्या बनता रहेगा? इजी बनता रहेगा। तो सो प्लीज बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, चिल रहो यार। लॉकडाउन में खूब मस्ती कीजिए, मस्ती से घर में बैठ करके पढ़ो। 6 to 8 आवर घर पे बैठ के पढ़िए मिनिमम, ठीक है। 6 से 8 घंटा मिनिमम घर पर बैठ के पढ़ो। आप लोग आराम से मस्ती से रहो यार, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और चिल रहो, ठीक है। दोस्तों में अगर कोई दोस्त अगर कहीं से वीडियो लेक्चर नहीं इसको मिल पा रहा तो दोस्तों इस वीडियो को आप रिकमेंड कीजिए, ठीक है। इस चैनल को आप रिकमेंड कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। सबका लॉकडाउन में फायदा होना चाहिए यार। और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ चैनल्स को दोस्तों, क्योंकि नया नया चैनल है तो सब्सक्राइबर कम है, तो सो प्लीज दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं अगर आप चाहो तो, वैसे आपकी मर्जी है। अच्छा, चैनल में कोई चीज़ अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, इस वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि नहीं सर यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, तो प्लीज फीडबैक नीचे लिखिए, ठीक है। लाइक या डिसलाइक आपके हाथ में, जो करना है करो, ठीक है दोस्तों। बट अगर डिसलाइक करते हो तो यार एक रीजन जरूर बताना, सर यहाँ पे ये गलती हो रहा है, सर यहाँ पे कंटेंट अच्छा नहीं दे रहे। कम से कम मैं भी अपने आप को क्या कर पाऊँ, इंप्रूव कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे साथ साथ यार हर इंसान सीखता रहता है ना दोस्तों। जिंदगी में हर इंसान को है ना हमेशा हमेशा लर्निंग फेज में ही होना चाहिए। आप सुनते होंगे कि 60 साल का डॉक्टर होता है वो भी प्रैक्टिस करता है। डॉक्टर कभी जॉब नहीं करता तो डॉक्टर प्रैक्टिस करता है। हमेशा सुनते होंगे फलना डॉक्टर गुवाहाटी में प्रैक्टिस कर रहा है, तो डॉक्टर हमेशा क्या करता रहता है दोस्तों, प्रैक्टिस, ठीक है। उसी तरह टीचर भी हमेशा क्या करता रहता है, प्रैक्टिस, ठीक है। ये क्या हमेशा मतलब मेरे लाइफ में हमेशा इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहेगा दोस्तों। अगर कुछ भी आपको इधर उधर लगे तो प्लीज़ फीडबैक में डालो। किसमें डालो? फीडबैक में डालो दोस्तों, ठीक है। मैं उस फीडबैक को पढ़ करके अपने आप में वो चीज़ को इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा यार। और प्लीज़ लेक्चर को बड़े आराम से देखो, सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों। अब आप यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस को ले लिया हूँ और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस को नहीं लिया होगा, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन को लेकर के बता दूंगा। अगले लेक्चर में दोस्तों आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा बेसिक मैथमेटिक्स। क्या स्टार्ट होगा? बेसिक मैथमेटिक्स। बड़ा मजे से पढ़ेंगे दोस्तों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो आज के लिए आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। गुड लक आप लोग सभी को, अच्छे से पढ़ाई करो, मेडिकल निकालो यार, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, IITian बनो। क्या बनो? IITian बनो यार, अच्छे से पढ़ाई करो, IITian बनो। और हमेशा एनर्जेटिक रहना आपको, पूरा का पूरा दोस्तों 2 साल फुल एनर्जी के साथ 2 साल रहना हम लोग के साथ, फुल एनर्जी के साथ 2 ईयर आपको रहना है ट्यून्ड हम मेरे साथ दोस्तों। सो प्लीज़ हमेशा एनर्जेटिक रहो। क्या रहो? एनर्जेटिक रहो। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करो। गुड लक।